आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर किया जाएगा। इसके बाद का जितना भी चैप्टर है वो सारा डिलीट हो चुका है, सिवाय एक मार्केट टाइप्स है, वो एक पेज का है, वो आप ओरली पढ़ लेना, वरना मैं समझा दूँगा। आज ये मतलब इसके बाद का सारा पोर्शन CBSE ने डिलीट कर दिया है। डिमांड एंड सप्लाई डिलीट नहीं किया, बट स्कूल्स में वो नहीं करवाया जा रहा, तो हम भी नहीं करेंगे। जब स्कूल में करा दिया जाएगा तो हम भी कर लेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स 3 तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं, 3 तरह से डिसाइड किए जाते हैं, वो हमने नहीं पढ़ना। हमने बताना कि कितने टाइप्स के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, हर कंट्री कौन सा मेथड फॉलो करती है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज हो। फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या हो रखा है, क्या मतलब है, लास्ट वीडियो में बता दिया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल $1 अगर 80 रुपीज़ का है तो ये उसका $1 का रेट है रुपीज़ में, ठीक है। पाउंड्स में, यूरोज़ में वगैरह वगैरह अलग अलग फॉरेन करेंसीज़ हैं, तो दिस इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। अब कितनी टाइप्स का होता है, बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स में से पहली टाइप है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि कोई गवर्नमेंट ये फॉलो करती थी, ये अब फॉलो नहीं होता लेकिन पहले होता था, लेकिन हमने पढ़ना है क्योंकि हो सकता है कोई एक आधी छोटी मोटी कंट्री को फॉलो कर रही हो उसको। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम पेग्ड एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं। व्हाट इज़ पेगिंग, व्हाट इज़ पेग्ड, मैं अभी सबको समझाऊंगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमारी करेंसी का जो रेट है वो फिक्स रहेगा। फिक्स कैसे रहेगा, फॉर एग्जांपल वो कहती है कि $1, मान लो आज इंडिया अगर फिक्स करती है तो कहती है कि भाई 60 रुपीज़ पे फिक्स कर दूंगी मैं, इससे बढ़ाऊंगी भी नहीं, इससे कम भी नहीं करूंगी, ये फिक्स रहेगा। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि देश में खाली एक ही करेंसी थोड़ी है, देश में तो बहुत सारी करेंसीज़ हैं, तो फिक्स कैसे रह सकता है। गवर्नमेंट इसको सब करेंसीज़ का अलग अलग रेट एक फ़िक्स कर लेती है। अब फिक्स कैसे रह सकता है, क्योंकि देखो ये एक रेट है, आपको पता है किसी चीज़ का भी जो प्राइस होता है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, कभी इंक्रीज़ होता है, कभी हर चीज़ का कभी महंगा होता है, कभी सस्ता, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये आप 11th में पढ़ के आए हो। अगर डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई ना बढ़े तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाए, सप्लाई ना घटे तो प्राइस गिर जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर था प्राइस डिटर्मिनेशन 11th का, उसमें पढ़ा था कि जो प्राइस डिटरमाइन करता है, कौन डिटरमाइन करता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये तो यहाँ भी लागू होता है, यहाँ भी तो कभी रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी। रुपये की डिमांड इन द सेंस डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड, अगर बाहर के लोग इंडिया में आके ज़्यादा सामान ख़रीदना चाहेंगे तो रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर यहाँ के लोग बाहर जाके ज़्यादा सामान लेना चाहेंगे तो रुपये की डिमांड घट जाएगी, इस हिसाब से। पर इसको फिक्स कैसे रखा जाए, गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा गवर्नमेंट करती क्यों है, गवर्नमेंट कहती है यार हमें नहीं समझ आता कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, और हमारी जो इकॉनमी है अभी डेवलपिंग इकॉनमी है, अभी ज़्यादा स्थिर नहीं हुई है, अगर हम इसको बार बार चेंज करते रहेंगे तो हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे फ़र्क पड़ जाएगा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन से इसको फ़र्क पड़ता है, एप्रिसिएशन से इसको फ़र्क पड़ता है। वो कह रहे हैं ज़्यादा इसको चेंज करते रहेंगे और हमारी इकोनॉमिक सिस्टम अभी बहुत अच्छा नहीं है, हमारे पास इतने विद्वान लोग, ज्ञानी लोग नहीं बैठे हुए कि हम इसको ज़्यादा हिला सकें। हम क्या चाहते हैं, एक स्टेबल इकॉनमी चाहते हैं। तो स्टेबल इकॉनमी के लिए क्या करते हैं, हम इसको फ़िक्स रख देते हैं। अब ये फ़िक्स कैसे रखा जाएगा, क्योंकि खाली एक करेंसी थोड़ी है, बहुत सारी करेंसीज़ हैं, तो वो हर करेंसी का जो रुपये का रेट होता है वो फिक्स रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर पाउंड रखा जाए वो अभी रख देंगे 90 रुपीज़, इसको भी फिक्स कर दिया। हर करेंसी का अलग अलग रेट रखा, फिर आप कह रहे हो सर फिक्स कैसे है, ऐसा नहीं होता, हर करेंसी का अलग अलग रेट नहीं होगा, एक ही रेट होगा सारी करेंसीज़ के लिए। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट क्या करती है, डॉलर हो, पाउंड हो, यूरोज़ हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, दिनार्स हो, कुछ भी हो, सबके लिए एक ही रेट रहेगा 60 रुपीज़। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब ये फिक्स कौन करेगा कि फिक्स 60 रहेगा, 70 रहेगा, 80 रहेगा, 65 रहेगा। इसके 2 मेथड्स होते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर मेटल, जो बहुत महंगे महंगे मेटल है, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह वगैरह, ये भी तो मेटल ही होते हैं,
इनके हिसाब से रेट को फिक्स कर देगी। किसको? रुपीज़ को। इनके हिसाब से जब गोल्ड का रेट डिमांड सप्लाई से बढ़ जाएगा तो रुपये का रेट बढ़ा देगी। जब इसके साथ मतलब टाई, इसको कहते हैं टाइंग अप, इसके हिसाब से टाई कर देगी। रुपये का रेट जो है डॉलर्स में या किसी और अनदर करेंसी में गोल्ड के हिसाब से टाई कर देगी और वो फिक्स रहेगा। अब गोल्ड का रेट कैसे फिक्स रह सकता है? गोल्ड का रेट भी तो इंक्रीज डिक्रीज होगा। गवर्नमेंट क्या करती है? इस रेट को फिक्स करने के लिए बहुत सारे रिजर्व्स रखती है। गवर्नमेंट के पास क्या होता है? बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व्स मतलब बहुत सारी फॉरेन करेंसी होती है। अपने पास बहुत सारी फॉरेन करेंसीज हर तरह की रखेगी। जैसे ही गोल्ड का रेट गिरना शुरू होगा तो ये भी गिरना शुरू होगा। टाई हो रखा है इसके साथ। अगर ये गिरना शुरू हुआ रुपये, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बहुत सारे रिजर्व्स मेंटेन करके इसलिए रखे थे कि जैसे ही ये गिरना शुरू होगा गवर्नमेंट बहुत सारे रुपीज़ फेंक देगी मार्केट में, रेट ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही ये बढ़ना शुरू होगा गवर्नमेंट रुपीज़ ख़रीदना शुरू कर देगी, डॉलर्स ख़रीदना शुरू कर देगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है? ये रेट ऊपर नीचे ना हो। जब ये वीक होता है, मतलब ये गिरना शुरू होता है, फॉर एग्जांपल $1 गिरने का मतलब है पहले 60 था, अब 70 का हो गया या 65 हुआ, ये रुपये की वैल्यू गिर गई। मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसको गिरना कहते हैं। जैसे ही गिरना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी? फॉरेन करेंसी बाय करनी शुरू कर देगी, डॉलर ख़रीदना शुरू कर देगी, अपने पास ख़रीदना शुरू कर देगी, बहुत सारे डॉलर्स ख़रीद लेगी। उससे रुपये वैल्यू स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड कम होगी ना। ये गवर्नमेंट ने ख़रीद ली सारी, इसकी डिमांड जो बड़ी हुई थी पूरी होगी। अगर ये करेंसी बढ़ रही है 55 हो गई तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डॉलर बेचना शुरू कर देगी। जब डॉलर बेचना शुरू कर देगी तो लोगों के बाहर के जो इम्पोर्टर्स आते हैं उनके पास डॉलर्स आ जाएंगे, तो इसकी डिमांड कम जाएगी। इसकी डिटेल में आपने नहीं जाना कि ये कैसे होता है, सिर्फ थ्योरी पार्ट करना है, क्योंकि इसकी डिटेल में जो जाना था वैसे, पर वो पार्ट डिलीट हो गया। तो आपको सिर्फ जो थ्योरी पार्ट है वो रट्टा मार लो या तो गवर्नमेंट अपने पास रिजर्व्स रखती है, कभी डॉलर ख़रीद लेती है, कभी डॉलर बेच देती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सेल डॉलर्स, और परचेज़ भी कर सकती है, बाय लिख लो, टू मेक रेट फिक्स्ड। अगर ये जो रेट है ये गोल्ड या सिल्वर या किसी भी एक मेटल के हिसाब से फिक्स किया गया है कि भाई ये इसके हिसाब से टाई कर दिया गया, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, और गवर्नमेंट फिर बाय या सेल करके दोबारा से उसको स्थिर कर देगी। ये स्थिर होगा तो ये भी स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसको बोला जाता है पैरिटी वैल्यू। अगर इसके हिसाब से फिक्स है तो आपको क्वेश्चन आता है ये 1 मार्क का, व्हाट डू यू मीन बाय पैरिटी वैल्यू। अगर किसी भी कंट्री में फिक्स रेट चल रहा है और गोल्ड सिल्वर या किसी भी मेटल के हिसाब से फिक्स किया गया है वो रेट, उसको टाई किया गया है, तो बोला जाता है पैरिटी वैल्यू। अगर ये जो रेट है ये टाई किया गया एनी अदर करेंसी, अगर इसको किसी अनदर करेंसी के हिसाब से टाई कर दिया गया कि भाई कोई भी एक करेंसी फिक्स कर ले, भी एक करेंसी कोई ये है, मान लो डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, किसी भी हिसाब से टाई कर लिया कि वो बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी और ये घटेगी तो ये घटेगी, और गवर्नमेंट उस टाइम सेल या बाय करके दोबारा से उसको बैलेंस कर देगी, तो इस चीज़ को बोले जाता है पेगिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डिटेल आपको पूछी जाएगी क्योंकि अब सिलेबस घट चुका है, आधा से आधा चैप्टर तो कट चुका है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी और ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। ये पहले के देशों में होता था, पहले बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि पहले की सरकारें इतनी ज़्यादा विद्वान नहीं थी और इकोनॉमिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था, तो गवर्नमेंट कहते थे हम इसको बार बार चेंज करना नहीं चाहते, इसको फिक्स रखो। फिक्स रखने के लिए गवर्नमेंट सेल और बाय करती थी, सारा काम गवर्नमेंट ने करता। ये पूछा जाएगा कि फिक्स सिस्टम में, देखो मैं छोटा छोटा एमसीक्यू बता रहा हूँ आपको, पूछा जाएगा फिक्स सिस्टम में कौन रोल प्ले करता है, कौन सेल या बाय करता है, इकोनॉमी को फिक्स रखने के लिए या फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए कौन आगे आता है, तो गवर्नमेंट आगे आती है, सारा काम गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे आरबीआई, देखो 3 बंदे होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है आरबीआई, आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और एक होती है मार्केट।
मार्केट में फिर दो तरीके आती हैं, डोमेस्टिक मार्केट और एक्सटर्नल मार्केट, ठीक है। तो इसके अंदर फिक्स्ड के अंदर सिर्फ और गवर्नमेंट काम करती है, ना इसका रोल है ना इसका रोल है, ठीक है जी। अगर मार्केट की वजह से रेट बढ़ गया या कम हो गया तो गवर्नमेंट ही उसको ठीक करेगी। तो ये क्वेश्चन आपके MCQ टाइप पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, कौन इंटरफेयर करता है या कौन इसको स्टेबल रखने में हेल्प करता है, कौन स्टेबल रखने के लिए आगे पीछे काम करता है। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, बाकियों में अभी देखते हैं। तो ये था आपका फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसमें रेट फिक्स रखा जाता है, गवर्नमेंट सेल या बाय करके फिक्स कर देती है डिमांड सप्लाई को। और अगर गोल्ड सिल्वर या किसी अदर मेटल के हिसाब से टाई किया गया, रेट फिक्स किया गया, तो पैरिटी वैल्यू बोला जाता है उस रेट की, ये इसकी पैरिटी वैल्यू हो गई। अगर किसी भी एक करेंसी को गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि इस करेंसी के हिसाब से हमारी रुपये की वैल्यू चलेगी, हमारी करेंसी की वैल्यू चलेगी, उसको बोला जाता है पेगिंग। अब इसके साथ पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सेकेंड रेट जो है बहुत ईजी है, पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद का चैप्टर जो कटा है वो सारा इसी के ऊपर है। इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है, इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, और इसको फ्री मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे जो एक्सचेंज का रेट है, फॉर एग्जांपल अगर $1, ये एग्जांपल होते हैं, बार बार डॉलर जो मैं ले रहा हूँ, मान लो 70 रुपीज़ का है, तो इसका प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा ये गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो होता है डिसाइड नहीं करेगा। पिछले केस में किसने डिसाइड किया था? गवर्नमेंट ने। इसमें ये दोनों डिसाइड नहीं करेंगे, इसकी जगह पे डिसाइड करेगा मार्केट फोर्सेस। बस सिंपल। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना, डिमांड फोर्सेस। अगर किसी करेंसी की फॉर एग्जांपल रुपये की डिमांड बढ़ गई लेकिन उसकी सप्लाई नहीं बढ़ी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस कैसे बढ़ जाएगा? फिर $1 जो है वो 65 रुपीज़ का हो जाएगा। यहाँ पे रुपये का प्राइस घटा नहीं है, बढ़ा है। मैंने लास्ट टाइम ये कंसेप्ट समझा दिया था, क्योंकि रुपये का प्राइस है, ये डॉलर का प्राइस है। अगर ₹1 का निकालोगे तो वो पॉइंट्स में कुछ कुछ आया था लास्ट टाइम, मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा दिया था। तो इसको बोला जाता है इंक्रीज इन प्राइस, एप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ रुपी। तो अगर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड घट गई और सप्लाई नहीं घटी, सप्लाई पूरी प्राइस बढ़ जाएगा, सॉरी प्राइस भी घट जाएगा। तो ये डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ थ्योरी आनी है। आपको ये डिटरमाइन करना नहीं आएगा कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आनी है। अब ये होता कैसे, डिमांड और सप्लाई होती कैसे है? ये होती है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की वजह से। ये वाला टॉपिक हमने पढ़ना है, डिटर्मिनेशन के बाद से नहीं पढ़ना, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई तो पढ़नी है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब बढ़ती है? जब बाहर के लोग इंडिया में आते हैं। तो अगर बाहर के लोग इंपोर्टर्स इंडिया में आके यहाँ से कुछ सामान लेके, सॉरी एक्सपोर्टर्स यहाँ से कुछ सामान लेके जाना चाहते हैं, तो उस टाइम रुपये की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उनको रुपीज़ चाहिए ख़रीदने के लिए। और अगर हम लोग अमेरिका जाके वहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह से, और सप्लाई कितनी है हमारे पास, है कितना, पीछे से गवर्नमेंट कितना दे रही है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसकी डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ समझना है कि यहाँ पे रेट फिक्स नहीं रहता, फ्लोट करता रहता है। फ्लोटिंग मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है। यहाँ पे डेली का अलग रेट होगा, जैसे हमारे इंडिया में होता है। पर इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। तीसरा सिस्टम जो मैं वो कराऊंगा वो है, पर इंडिया में फ्लक्चुएट होता रहता है, फ्लक्चुएटिंग रेट होता है। इसको फ्लोटिंग रेट ही बोलते हैं। डेली का अलग अलग रेट होगा, कभी ऊपर हो जाएगा कभी नीचे हो जाएगा, एज पर डिमांड फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद 3 चीज़ें समझने को आती है। व्हाट इज़ डीवैल्यूएशन, व्हाट इज़ रीवैल्यूएशन एंड व्हाट इज़ डेप्रीसिएशन एंड व्हाट इज़ एप। ये 3 चीज़ें आती हैं। हमने पिछला पढ़ा, कौन सा पढ़ा था? फिक्स्ड वाला। तो अगर फिक्स्ड के अंदर कौन काम कर रहा था? गवर्नमेंट। अगर गलती से रेट बढ़ गया तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? रेट घटा देगी। अगर गवर्नमेंट रेट डिक्रीज़ करती है
इसका मतलब है रेट रिड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। किसका रेट रिड्यूस करेगी? डोमेस्टिक करेंसी का, बाहर की करेंसी का नहीं। हमारी खुद की जो गवर्नमेंट की खुद की करेंसी है, गवर्नमेंट उसको रेट रिड्यूस कर देगी। फॉर एग्जांपल $1 हमने फिक्स रखना था 60 रुपये पे, लेकिन रेट बढ़ गया, गवर्नमेंट क्या कर देती है, रेट बढ़ गया 55 रुपये हो गया, ठीक है, $1 का रेट मतलब रुपये का वैल्यू घट गई, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, सॉरी एक्सचेंज रेटिंग, हाँ इंक्रीज़ हो गया रेट ये, तो गवर्नमेंट इसको रिड्यूस कर देगी। कैसे? उल्टा चलता है ना, गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी, गवर्नमेंट एक करेंसी फेंक देगी मार्केट के अंदर, ठीक है। और इसमें होता है रेट इंक्रीज्ड बाय गवर्नमेंट। किसकी? गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी का रेट चेंज कर सकती है बस, करेंसी। और ये जो दोनों हैं ये फिक्स्ड रेट के अंदर आते हैं। ये दोनों डीवैल्यूएशन, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और रेट को बढ़ाती है तो रीवैल्यूएशन, रेट को घटाती है तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, फिक्स रेट। और ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था, अगर डिमांड और सप्लाई की वजह से रेट ऊपर नीचे होता है तो बोला जाता है, इसको बोला जाता है करेंसी, इसको बोला जाता है इंक्रीज इन करेंसी। अब ये जो दोनों की दोनों हैं ये ड्यू टू होता है, इसमें तो गवर्नमेंट है, इसमें होता है मार्केट फोर्सेस। राइटिंग पे मत जाना, बात को मैं बोल रहा हूँ समझना। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें बस ये जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हो आप, ये उसमें होता है। तो ये आपकी बुक में ज़्यादा दिया नहीं हुआ, पर आपके एग्ज़ाम में आता है। छोटे छोटे एमसीक्यू आने तो ये सब तो आएगा ही, तो आप इसको कहीं पे लिख लो, बुक के पीछे, बुक के अंदर कहीं भी आप लिख लो कि डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन फिक्स के अंदर होता है गवर्नमेंट की वजह से, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस में होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज में सिस्टम में होता है और मार्केट फोर्सेस की वजह से। इंक्रीज़ को रीवैल्यूएशन, इसमें इंक्रीज़ को एप्रिसिएशन, डिक्रीज़ को डीवैल्यूएशन और इंक्रीज उसमें डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस बुक में दिया है, लेकिन मैंने कुछ चारों के डिफरेंस बता दिए, तो आप इसके खुद पॉइंट्स बना लेना, वरना मेरे को बोलना, मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो लिखवाने का टाइम नहीं है, ये तो मैं लिख के सेंड कर दूँगा, या फिर आप बुक में इसके तो दिए ही हुए हैं, इसके और इसके दिए हुए हैं, तो बाकी इसके भी साथ में मेंटेन कर लो, सेम टू सेम लैंग्वेज में, सेम टू सेम चीज़ों में, बस वहाँ रिड्यूस को इंक्रीज़ कर दो, वहाँ डिक्रीज़ को इंक्रीज़ कर दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब तीसरा वाला पढ़ते हैं, मैनेज फ्लोटिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा और लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारा इंडिया, अमेरिका और बहुत सारे कंट्रीज़ फॉलो करते हैं, सबसे अच्छा ये होता है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है? जो आपने फिक्स्ड पढ़ा है प्लस फ्लोटिंग पढ़ा है, दोनों का मिला जुला, दोनों को मिला दो। फिक्स्ड में क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट फिक्स करती है और गवर्नमेंट ही उसको हिलने से बचाती है, अगर हिल रहा है तो गवर्नमेंट परचेज या सेल कर देती है। फ्लोटिंग में क्या पढ़ा था कि मार्केट फोर्सेस है, तो यहाँ पे ये दोनों काम होंगे, बस इतना फ़र्क होगा, जो फिक्स में गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल बैंक आ जाएगी। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल डॉलर का रेट है अभी 60 रुपीज़, फॉर एग्जांपल लेके चलो, ठीक है, और मार्केट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट का तो रोल ही नहीं है इसमें, मार्केट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई जब काम कर रही है तो रुपये की वैल्यू ऊपर नीचे होगी कि नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि फ्लोटिंग चल रहा है और मार्केट फोर्सेस की वजह से फ्लोटिंग काम आ जाता है। तो मान लो कल के दिन क्या हुआ या एक हफ्ते बाद क्या हुआ, ये 62 हो गया, गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, 59 हो गया, गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, ये 70 पे पहुंच गया, अब गवर्नमेंट कह रही बात है 60 के आसपास रहेगा ना, 60 से हल्का सा कम, हल्का सा ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये बहुत ज़्यादा, इसको 63 मान के चलते हैं, अभी खाली डिक्रीज़ में लेते हैं कि रेट गिर रहा है रुपये का, तो
ये जब यहाँ से यहाँ तक तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट फोर्सेस ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन करते करते अगर डिमांड इतनी ज़्यादा गिर गई, और सॉरी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई और रुपये का रेट इतना ज़्यादा, सॉरी रुपये का रेट बढ़ गया ना, ये तो गिर गया रेट, ठीक है, डिमांड गिरी है तो रुपये की डिमांड गिर गई इतनी ज़्यादा और रुपये का रेट भी इतना ज़्यादा गिर गया। अब गवर्नमेंट परेशान, गवर्नमेंट कह रही है तो ये तो और जाएगा, ये तो 75-80 तक पहुंच जाएगा, ऐसे तो रेट गिर रहा है। तो गवर्नमेंट को अब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना है, पर हम तो फ्लोटिंग पढ़ रहे हैं, फ्लोटिंग में तो गवर्नमेंट आती नहीं। हमने क्या पढ़ा, फिक्स में कौन आती है, गवर्नमेंट, फ्लोटिंग में कौन आती है, मार्केट, ये लिख सकते हो आप। और जो मैनेज फ्लोटिंग है, मैनेज फ्लोटिंग में आती है, मैनेज फ्लोटिंग में अब हुआ क्या कि पहले तो आती है मार्केट। जब मार्केट के बस के बाहर हो गई कंट्रोल करना कि भाई हो रहा है, लेकिन रेट इतना ज़्यादा गिर गया, ये रेट गिरा है, बढ़ा नहीं है, ये रेट डिक्रीज़ हुआ है, डेप्रीसिएशन हुई है, रेट गिरा है, डिक्रीज़ है रेट, और ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो रेट गिरा है और बहुत ज़्यादा गिर गया, गवर्नमेंट के बस के बाहर हो गया, तो इसमें सेकंड जो काम होता है वो आता है सेंट्रल बैंक का। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक आ जाएगा, जैसे हमारा इंडिया का कौन सा आ गया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट नहीं आती इसके अंदर, गवर्नमेंट को लग रहा है ये दिक्कत है, गवर्नमेंट क्या जाएगी सेंट्रल बैंक के पास। हमने सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन पढ़ा था, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन पढ़ा था, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर आपको याद हो, या फॉरेन एक्सचेंज। इसके पास रिजर्व होते हैं, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास रिजर्व थे, गवर्नमेंट सेल या बाय कर लेती है, तो इसके पास भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होंगे। ये क्या कर लेगी, या उसको सेल करेगी या उसको बाय करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन। पहले तो मार्केट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खरीदो, अपने आप बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो गया तो फिर सेंट्रल बैंक आ जाएगी बीच में, सेंट्रल बैंक आरबीआई जो इंडिया की है वो आ जाएगी, वो इंटरफेयर करेगी। वो क्या करेगी, यार रुपये का वैल्यू बहुत गिर गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसका मतलब हो रहा है कि रुपये की डिमांड ही नहीं है, तो रुपये की वो डिमांड बढ़ा देगी। कैसे बढ़ा देगी, वही आपको पता है, आपने मनी बैंकिंग में पढ़ा है, बैंकिंग में वो लोन्स दे देगी, लोन का रेट घटा देगी, लोग लोन लेना शुरू हो जाएंगे, रुपये की वैल्यू बढ़ गई, रुपये की डिमांड बढ़ गई, और ये फिर दोबारा से वापस से वही 62-63 के बीच में आ जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अब रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, $1.60 का था, गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं, अब रेट बढ़ रहा है 58 तक हो गया, गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं, मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है रुपये की, फिर ये एकदम से 52 पे जाके बैठ गया। अगर ये 52 हो गया, अब गवर्नमेंट को दिक्कत है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, फोर्सेस लग रहे हैं, ये मार्केट फोर्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे फिर आपका आरबीआई आ जाएगी, सेंट्रल बैंक। आरबीआई क्या करेगी, रुपये की डिमांड बढ़ रही है तो रुपये की सप्लाई बढ़ा देगी। सप्लाई कैसे बढ़ाएगी, गवर्नमेंट सेल कर देगी, गवर्नमेंट के डॉलर्स होंगे उसको सेल करना शुरू कर देगी, या नए नोट छाप देगी ना। नए नोट छापने से क्या होगा, नए नोट से मार्केट में रुपये आ जाएगी, रुपये की डिमांड बढ़ी, रुपये का प्राइस बढ़ गया, तो उस रुपये की सप्लाई बढ़ा दो, इक्वल करने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए नए नए नोट छाप देगी, नए नए नोट छाप देगी, मार्केट में पैसा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर रुपये की डिमांड गिरती है तो उससे प्राइस गिर जाएगी, तो गवर्नमेंट सप्लाई भी खींच लेगी, लोगों को लोन के रेट बढ़ा देगी या घटा देगी, वैसे बढ़ाएगी, लोन के रेट बढ़ाएगी, पहले मैंने गलत बोल दिया, लोन के रेट बढ़ाएगी तो लोग लोन कम लेंगे, तो जो उनका पैसा है वो बैंक में जमा हो जाएगा, बैंकों में पैसा आएगा, तो जब बैंकों के अंदर पैसा आएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जब डिमांड गिरी तो प्राइस भी गिरा, जो पिछला एग्जांपल था, तो गवर्नमेंट सप्लाई भी गिरा देगी, उससे क्या हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा। सप्लाई कैसे गिराएगी, हमने मनी बैंकिंग में पढ़ा है, लोन का रेट बढ़ाने से मार्केट से पैसा सारा बैंक में जमा हो जाता है, ठीक है। या एफडी का रेट बढ़ा देगी तो लोग बैंकों में जमा कराएंगे पैसे, ठीक है। और जैसा ये वाला केस है, इसमें आपकी डिमांड बढ़ गई है रुपये की, तो प्राइस भी बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया ना, देखो रुपये का प्राइस बढ़ रहा है दिन ब दिन, पहले 58 और 52 का प्राइस बढ़ गया,
रुपये का जैसे प्राइस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट उसकी सप्लाई बढ़ा देगी, नए नए नोट छाप के गवर्नमेंट मार्केट में पैसा फेंक देगी। इसके बाद आपको डिफरेंस करना है फिक्स्ड फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग का। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी। इसमें गवर्नमेंट कार्य करती है, इसमें मार्केट करती है, इसमें मार्केट के बाद सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है इसमें। गवर्नमेंट सिर्फ देखेगी और या सेंट्रल बैंक को बोल देगी काम करने को, करने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक ने ही करना है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म है, सिर्फ हमारी 2 चीज़ें रह गई हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद डिटर्मिनेशन का एक टॉपिक है, वो हमने नहीं करना। हमने डिमांड का टॉपिक करना है लेकिन अभी नहीं करना। क्या था डिमांड, चलो अगली वीडियो में करा देंगे। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करना है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा अलग था, तो ये डिमांड सप्लाई से ऊपर नीचे चला जाएगा। और एक लास्ट में है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स कितने तरह की होती है। ये 3 टॉपिक्स रह गए हैं। किसी स्कूल में ये कटवा दिए हैं लेकिन हम इसको अभी नहीं कटवा रहे, हम इसको क्या कर देंगे, इसको अभी फ़िलहाल हम पेंडिंग में रखेंगे, क्योंकि अभी एक स्कूल में कटवाए हैं। ये आप मेरे को बताओगे जिनके स्कूल में चैप्टर हो गया है, जिनके स्कूल में ये चैप्टर हो गया है वो बताएंगे कि ये वाला टॉपिक डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, ये वाला टॉपिक कराया है कि नहीं। आपकी बुक में बताया तो मैं हेडिंग कौन सी है, 11.4, 11.5 और 11.8। संदीप गर्ग में 11.4, 11.5 और 11.8 है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये पेज नंबर नहीं है, ये टॉपिक की हेडिंग है। तो अगर आपकी जिनके स्कूल्स में हो गया है वो मेरे को बताएंगे कि इनके स्कूल में कराया कि नहीं कराया। अगर सबके स्कूल में ये कटवा दिया होगा तो हम भी रहने देंगे, अगर कुछ एक भी स्कूल ने कराया तो हम इसको करेंगे, क्योंकि CBSE ने सिर्फ बोला है डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक जो है, जो कि 11.6 एंड 11.7, CBSE ने सिर्फ इसको डिलीट किया है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो हम जब तक CBSE डिलीट नहीं करता हमको करने पड़ेंगे। तो अगर स्कूलों में नहीं करवाया तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसको लास्ट में जब हम रिवीजन करेंगे ये वाला टॉपिक मैं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, क्योंकि CBSE ने सिर्फ ये काटा, ये नहीं काटा। तो अभी फ़िलहाल इसको पेंडिंग में रख देंगे। आप मेरे को बताएंगे, अगली आपका होमवर्क ये है कि आप इसको रीड करेंगे और मेरे को ज़रूर बताएंगे कि ये वाला टॉपिक करवाया कि नहीं करवाया आपके स्कूल में।